अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवज्जुह से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय पुलिस जिस वक्त का वकूआ बयान करती है उस वक्त परमार वहां मौजूद ही नहीं था। वो अपनी मौजूदगी इन औकात में किसी और जगह साबित करता है। उसने कैनेडियन हुक्काम को बताया कि जब भारतीय पुलिस वाले कत्ल हुए वो इस वक्त नेपाल में मौजूद था। दूसरी शहादतों से बाद में उसकी ये बात सच भी साबित हुई, लेकिन उसकी खुद को खामखा नुमायां करने की आदत ने उसको फंसा दिया और पुलिस के सामने ये बयान देने के बावजूद वो यही मशहूर करता रहा कि जैसे वाकई ये कारनामा उसने अंजाम दिया है। भारत से उसके दलेराना फरार की कहानियां कनाडा के गुरुद्वारों में गूंजती रहीं और भारतीय हुकूमत दुहाई देने लगी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने भारत दुश्मन सिखों की पुश्तपनाही शुरू कर दी है। इसकी मिसाल में वो परमार का नाम लेने लगे। नवंबर 1981 में परमार डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की कनाडा आमद से कुछ अरसा पहले ही कनाडा पहुंच गया। उसकी हैसियत एक जंगजू और कमांडर सिख हुर्रियत पसंद की हैसियत से कनाडा में फैल चुकी थी और सिखों को अब जगजीत सिंह चौहान की फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती थी। वो अपने जंगी हीरो को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। यही वजह है कि सिखों ने जो फंड्स खालिस्तान के क़याम के लिए डॉक्टर चौहान को देने थे वो भी अब बब्बर खालसा की गले में जमा होने लगे। 1985 में बब्बर खालसा के पास $40,000 के फंड्स पंजाब में सरगर्म अमल खालिस्तानियों के लिए जमा हो चुके थे, जिन्हें पंजाब पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तजिंदर सिंह ने इस ज़मन में जब परमार से बात की तो उसने कहा, थोड़ा सब्र करो और शेरा सिंह को आने दो। शेर सिंह कनाडा आया तो रकम उसके हवाले कर दी गई जो फिर कभी भारत न पहुंच सकी। बब्बर खालसा के बहुत से दूसरे मेंबरान की तरह तजिंदर सिंह का भी यही ख्याल है कि ये रकम शेरा सिंह ने खुद हज़म कर ली थी। एयर इंडिया के जहाज़ वाले हादसे की तफ्तीश के दौरान RCMP ने बब्बर खालसा के तकरीबन हर काबिल ज़िक्र मेंबर की निगरानी शुरू की हुई थी। उनके टेलीफोन टैप किए जा रहे थे और उनकी सोशल सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी। इस दौरान RCMP ने शेरा सिंह और उसके बहनोई रामपाल सिंह के दरमियान होने वाली एक गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की थी। उसके बाद शेरा के कत्ल होने पर भी उन्होंने बब्बरों के दरमियान आपस में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने शेरा सिंह को गालियां देते हुए उसके कत्ल को जायज़ करार दिया था। बब्बर खालसा माधोपुरी को इस हवाले से जानते थे कि उसके ताल्लुकात भारतीय कौंसलेट के साथ हैं और उसके ज़रिए अक्सर लोग अपने काम करवाया करते थे और ख़ुद माधोपुरी एक अमीर आदमी था। माधोपुरी ने अपनी याददाश्तें दोहराते हुए ये लिखा है कि परमार ने उससे दरख्वास्त की कि उसकी मुलाकात भारतीय वाइस कौंसलेट दविंदर सिंह आलोवालिया से करवाई जाए। इस मुलाकात के लिए वो बज़िद था। माधोपुरी ने बिल आखिर 1985 के आगाज़ में ही इस मुलाकात का एहतमाम करवा दिया। साथी तजिंदर सिंह और दूसरे बब्बर खालसा के हाशिया नशीनों के साथ मुकर्ररा वक्त पर माधोपुरी के घर जा पहुंचा। उसका तारुफ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबका ऑफिसर और ज़्यादा ख़तरनाक एजेंट भारतीय वाइस कौंसलेट दविंदर सिंह आहलोवालिया से करवाया गया। तजिंदर सिंह का कहना है कि इस मुलाकात पर परमार ने अपने साथियों से कहा कि आहलोवालिया सिख है और कुछ भी हो वो सिखों की हिमायत ही करेगा, इस बात से कतई नज़र कि उसकी सरकारी हैसियत क्या है। बब्बर खालसा के लोगों का कहना है कि परमार उन्हें एक कमरे में बिठाकर दूसरे कमरे में आहलोवालिया के साथ मुज़ाकरात करने लगा। 1 घंटा तक दोनों ने
अलैदगी में बातें की और जब परमार बाहर आया और उसके साथियों ने पूछा कि क्या बातचीत हुई तो उसका जवाब था, बेफिक्र रहो, सब ठीक हो गया है। उसके बाद कभी परमार आहलूवालिया ने इस मुलाकात का जिक्र तक नहीं किया और ये गुफ्तगू जो इन दोनों के दरमियान हुई थी उस पर आज तक इसरार का पर्दा ही पड़ा हुआ है। ये पहला मौका नहीं था जब आहलूवालिया ने परमार में दिलचस्पी ली थी। जून में जब तलविंदर जर्मनी में गिरफ्तार था तो आहलूवालिया ने अपने एक साथी सोडी नामी फोटोग्राफर के ज़रिए, जिसने 1982 के मुजाहरे की तस्वीर बनाई थी, परमार से रब्ता कायम करने की कोशिश की। सोडी ने अपनी याददाश्तों को दोहराते हुए कहा, आहलूवालिया ने मुझसे जून में रब्ता किया और कहा कि मैं मगरबी जर्मनी जाकर तलविंदर सिंह परमार से मुलाकात की कोशिश करूं। मैंने उसे कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने मुझे होटल का खर्च, टिकट के अलावा $1500 भी देने की पेशकश की कि मैं किसी भी तरह जाकर परमार से मुलाकात करूं, लेकिन मुझे 1982 का तलख तजर्बा हासिल था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। लंदन से तलविंदर सिंह परमार के वकील हरजीत सिंह ने फिर इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि इससे भारतीय हुकूमत के किसी राबते ने परमार से मुलाकात की फरमाइश की थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि भारतीय हुकूमत का कोई नुमाइंदा इस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, इसलिए मैंने उसके इसकी इजाज़त नहीं दी। आहलूवालिया ने 1985 में भारतीय सफारत खाने की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और कनाडा को छोड़कर अमेरिका में आबाद हो गया। परमार उससे किसी भी मुलाकात की तस्दीक नहीं करता और उसका कहना है कि मैंने कभी आहलूवालिया से मुलाकात ही नहीं की। इस वक्त तक CSIS ने जो तहकीकात की थीं उनके मुताबिक किसी एक शख्स को दोनों धमाकों की तबाही के लिए नामजद नहीं किया जा सकता था। ये बड़ा उलझा हुआ और टेढ़ा मामला था जिसमें किसी एक के मुतल्लिक राय कायम होने में मुश्किल पेश आती थी। परमार के मुतल्लिक उनकी सोची समझी राय थी कि वो एक गपबाज और ख़ुद को नुमाया रखने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने वाला आदमी है। एक तरफ तो वो पंजाब में हिंदुओं के कत्ले आम की धमकियां दे रहा था, दूसरी तरफ वो जूते छोड़कर गुरुद्वारे से भाग गया। अवामुन्नास में 2 पुलिस ऑफिसर्स के कत्ल से इनकार करता था और निजी महफिलों में इसकी जिम्मेदारी कबूल करके हीरो बन जाता था। भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ वो सरेआम गालियां देता था, लेकिन खुफिया तौर पर उसके अहलकारों से मुलाकातें भी करता था। उसके नज़दीकी साथी इंद्रजीत सिंह ने स्टीरियो ट्यून्स फराहम किया, जिसके ज़रिए बाद में टोक्यो एयरपोर्ट पर धमाका किया गया, लेकिन पुलिस ने लाख सर खपाने पर भी कोई ऐसा सबूत हासिल नहीं किया जिसकी बुनियाद पर यह साबित किया जा सकता कि उसने कोई बम तैयार किया है। तीसरा पुरअसरार आदमी जिसके मुतल्लिक ये शक था कि वो शेरा सिंह है, स्टीरियो ट्यूनर वाले मामले में जिसका नाम लिया जा रहा था, वो शेरा सिंह भारतीय हुकूमत का नज़दीकी दोस्त था और अब मर भी चुका था। मुर्दा आदमी से वो किसी सवाल का जवाब तो तलब कर ही नहीं सकते थे। CSIS के पास धमाके का बहुत बड़ा गुच्छा तो मौजूद था, लेकिन वो इसे किसी भी तरह रस्सी की शक्ल नहीं दे सकते थे। ये डोर थी जो उलझती ही चली जा रही थी। CSIS ने अब एक ही नुक्ते पर हालात को मुंतबिक करके देखना शुरू कर दिया कि कनाडा में होने वाले सिखों के वाक़यात को कभी पंजाब में होने वाले वाक़यात से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जहाँ तक RCMP का ताल्लुक़ है, वो तलविंदर सिंह परमार की तफ्तीशी दलदल में धंसते चले जा रहे थे। मई 1986 में बब्बर खालसा के मॉन्ट्रियल के रिहायशी 5 मेंबरान पर मुकदमा कायम हुआ कि वो इंडियन एयरलाइन के जहाज़ को, जिसने न्यूयॉर्क से परवाज़ करनी थी, तबाह करने का मंसूबा बना रहे थे। जब इन इल्ज़ामात का इल्म हुआ तो परमार ने फ़ोन पर ही कहा, मैंने इन गधों को मना किया था कि ऐसी हरकत न करना। ये गुफ्तगू टेप की जा रही थी। इसका मतलब ये था कि उसको इस मंसूबे का इल्म था और उसने कोशिश की थी कि बब्बर खालसा के लोग इस मंसूबे पर अमल न कर सकें। मॉन्ट्रियल वाला केस भी एक अजीब वाक़या था। इसका आगाज़ मॉन्ट्रियल के एक इंतहाई मक्कार, बदमाश
बिली जॉय से होता है। बिली जॉय मंशियात का स्मगलर, नाजायज़ असले का मालिक और अगवा और कत्ल की वारदातों में शामिल रहा था। बिली जॉय अमूमन इलाके के रईस तरीन लोगों के गिर्द मंडलाता रहता था। इस सिलसिले में उसकी दर्शन आनंद से मुस्तकिल दोस्ती रही थी, जो मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन पर सेंट लॉरेंस में एक इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक था। आनंद की मॉन्ट्रियल के बब्रों से हासी गाड़ी छीनती थी, लेकिन वो न तो कभी अमृतधारी सिख रहा